हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे Q&A वीडियो में, जहां पर मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल हमारा प्रिंस दुबे की तरफ से आ रहा है, हाउ डज ट्रांजिस्टर वर्क। तो यार देखो, ट्रांजिस्टर का सीधा सीधा काम है इलेक्ट्रॉन्स को पास कराना। बस आपका जो प्रोसेसर वगैरह होता है उसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं हर एक काम के लिए। जैसे आपने एक इंस्ट्रक्शन दी, उसका जवाब अगर हाँ है, मतलब सामने वाले को हाँ कहना है, तो उस ट्रांजिस्टर में से एक इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा। अगर उसका जवाब नहीं है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन पास नहीं होगा। तो इन कामों के लिए, हर एक ऑपरेशन के लिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपने सुना है A14 में 11.8 बिलियन ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया है। मतलब उसमें इन सारे ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। तो कुल मिलाकर ट्रांजिस्टर का इतना ही काम है इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जंप कराना। बाकी वो कब जंप करेगा, कैसे जंप करेगा, उसको कितनी एनर्जी चाहिए जंप करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपका CPU आपको प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर अगला सवाल कृष्ण मेवावाला की तरफ से आ रहा है, भाई गूगल प्ले म्यूजिक शट डाउन क्यों नहीं हो रहा। बाय द वे यू आर डूइंग ग्रेट, थैंक यू सो मच भाई। और यार देखो, गूगल म्यूजिक इसलिए बंद नहीं हो रहा क्योंकि एक प्लेयर तो चाहिए ना गूगल को। जैसे एप्पल का है एप्पल म्यूजिक, सैमसंग का अपना एक म्यूजिक है, बाकी गूगल को भी तो अपना एक म्यूजिक प्लेयर चाहिए ना। अगर आप कुछ भी ऑडियो, मान लो एक 200 KB का रिंगटोन है, या फिर आप कुछ वॉइस रिकॉर्ड करते हो, तो खैर वॉइस रिकॉर्ड तो उसी में चल जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ भी डाउनलोड करते हो तो उसको चलाने के लिए एक प्लेयर तो होना चाहिए ना। तो एंड्रॉइड या गूगल का जो डिफॉल्ट प्लेयर है वो गूगल प्ले म्यूजिक ही है। बाकी अब उसमें जो सब्सक्रिप्शन वाला सिस्टम है वो तो खैर कोई लेता नहीं है। तो देखो, जब तक चल रहा है चलाते रहेंगे। बाकी उनको नुकसान क्या है, वो लोग जो पेटेंट वगैरह लेते हैं, जो मतलब लाइसेंस लेते हैं गानों के, वो लेना बंद कर देंगे अगर उनको ज्यादा नुकसान होगा तो। यहाँ पर अगला सवाल जयदीप चौहान की तरफ से आ रहा है, भाई सार वैल्यू के बारे में बताओ। तो देखो, सार वैल्यू आपके बॉडी के 1 किलो वेट पर कितनी रेडिएशन आपका फोन एमिट कर रहा है, उसकी जो कैलकुलेशन आती है, उस नंबर को हम सार वैल्यू कहते हैं। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सार वैल्यूज बहुत ज्यादा कम होती है। जो ह्यूमन बॉडी को या ह्यूमन टिश्यू को इफेक्ट कर सकती है, वो जो नंबर है उसके मुकाबले ये जो सार वैल्यूज आपके फोन से निकलती है बहुत ज्यादा कम होती हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बढ़ भी जाता है ना, तो भी ऐसा कोई सिग्निफिकेंट चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो वो विनु महेश की तरफ से आ रहा है, डज ऐप इन बैकग्राउंड कंज्यूम पावर, इज इट बेटर टू क्लियर हैवी गेम्स और एप्स इन द बैकग्राउंड। देखो, अगर बहुत ज्यादा जैसे हैवी गेम है, जैसे COD, PUBG, ये सारे गेम्स है, तो इनको आप बंद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अब अगला जब आप गेम चलाओगे तो 4 घंटे 5 घंटे बाद ही चलाओगे ना, तो इनको तो आप बंद कर सकते हो। लेकिन डेली जो आपके छोटे मोटे चीजें हैं, जैसे आपका पेटीएम हो गया, आप बाजार जाते रहते हो, वहां पर पेमेंट करते रहते हो, या फिर आपका जो गूगल क्रोम हो गया, आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हो, कुछ सर्च करते रहते हो, आपका व्हाट्सएप हो गया, आपका मैसेज हो गया, आपके कॉल डायलर हो गया, ये सारी चीजें आप बैकग्राउंड में ओपन रहने दे सकते हो, क्योंकि आपको हर 1 घंटे में, हर आधे घंटे में इसका जरूरत पड़ता रहता है। तो इन चीजों को अगर आप किल नहीं करोगे तो ये ज्यादा अच्छा है, आपके प्रोसेसर पे कम लोड पड़ेगा और आपका फोन ज्यादा फास्ट काम करेगा। हाँ, हैवी जितनी भी चीजें हैं उनको आप बंद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका पता है आपको कि आप 3-4 घंटे 5 घंटे या अगले दिन उसका इस्तेमाल करने वाले हो, तो उन चीजों को बंद कर दो। लेकिन बाकी चीजों को आप ऐप के अंदर ही रहने दो। इससे आपका फोन फास्ट ही होगा, स्लो नहीं होगा, और आपकी बैटरी लाइफ पर कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगला सवाल हमारा साहिल अली की तरफ से आ रहा है, भाई हवा में गोली चलाने पर क्या होता है। तो भाई हवा में जब गोली चलती है तो गोली ऊपर जाती है, फिर ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे स्लो होती रहती है, फिर वापस नीचे गिर जाती है ग्रेविटी की वजह से। यहाँ पर अगला सवाल हमारा गेमी बे की तरफ से आ रहा है, भाई तुम कहाँ रहते हो और रोबोटिक्स फ्यूचर में बहुत काम का टॉपिक होगा, मींस ट्रेंडिंग। तो भाई मैं देखो दिल्ली NCR में रहता हूँ, और हाँ, रोबोटिक्स आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा अच्छा काम करने वाला है। और जो लोग भी मतलब इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर उनको इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्किट वगैरह इन सबको पढ़ने में मजा आता है, और उनको फिजिक्स में मैकेनिक्स चैप्टर में ज्यादा इंटरेस्ट था, मतलब रोटेशन मैकेनिक्स आपको अच्छे से आती हो, और जो काइनेमेटिक्स वगैरह है वो सब आपको अगर अच्छे से आता है, तो आप रोबोटिक्स को चूज कर सकते हो। रोबोटिक्स का बहुत ही ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि हम सब जानते हैं आगे बहुत सारी चीजों में हम इंसानों को अपने जॉब से निकाल कर रोबोट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो रोबोट्स की डिजाइन, उनके मेंटेनेंस, उनकी जितनी भी अलग अलग चीजें हैं, उनका डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आगे जाके बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में आने वाली हैं। तो मेरे हिसाब से रोबोटिक्स बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है आपके लिए। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो वो आ रहा है मिस्टर डायनामिक की तरफ से, नहीं ये सवाल नहीं आ रहा है इनकी तरफ से। यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो वो आ रहा है अभिषेक कुमार शर्मा की तरफ से, भाई मेरे पास एक सैमसंग J2 का एंड्रॉइड सेट मोबाइल है और 100% चार्ज होती है, तो एक बार जब मैं बैटरी निकाल के वापस लगाता हूँ तो 50-60% पर आ जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो देखो भाई, आपका J2 जैसा कि आपने बताया तो ऑब्वियसली ये बहुत ही पुराना हो चुका है, और प्लस हमारा जो सॉफ्टवेयर जब वो 100% बैटरी शो करता है ना, तो वो 100% हो नहीं जाती, वो बफर करके शो करता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसमें आपकी जो रेड लाइन है वो तो वीडियो यहाँ तक चल रही है, जो व्हाइट वाली
लाइन है वो आगे तक बफर हो चुकी है, मतलब आपके फोन में उस व्हाइट वाली लाइन जहाँ पर खत्म हो रही है वहां तक की इन्फॉर्मेशन आपके फोन में पहुंच चुकी है। तो इसी व्हाइट वाले पोर्शन को हम कहते हैं बफरिंग। तो बिल्कुल यही चीज आपके बैटरी के साथ भी होती है। आपका फोन दिखाता तो है वो 100% चार्ज हो चुका है, क्योंकि आपके जो बैटरी में केमिकल लगे हुए हैं वो पूरी तरीके से एक्सपेंड हो चुके हैं और आपके बैटरी ने ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई देखो मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ठीक ठाक आ चुके हैं और अब इससे भी ज्यादा मत करना, क्योंकि इससे ज्यादा करोगे तो डैमेज होने के चांसेस हैं बैटरी को। तो इसी वजह से आपका फोन ये दिखाता है कि हाँ वो 100% चार्ज हो चुका है, लेकिन एक्चुअली में अभी भी उसके पास काफी रूम बचा होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी बैटरीज पुरानी होती जाती हैं वैसे वैसे उनके जो केमिकल प्रॉपर्टी है बैटरी के अंदर वो चेंज होती जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब बैटरी बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है, तो या फिर आपकी बैटरी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई या फिर आपने कोई लोकल बैटरी लगवाई होगी उसमें, तो जब वो बैटरी आपके फोन से अच्छे से या तो कम्युनिकेट नहीं कर पाती या फिर कुछ भी चीज है, जब आप चार्ज में लगाते हो 50% चार्ज हो गया, लेकिन किसी इशू की वजह से वो बफर हो गया पूरा 100% तक, तो अब वो आपको दिखाएगा 100%, लेकिन जब आप वापस से इसको निकाल के दोबारा से लगाओगे तो वो जितना भी बफर हुआ पार्ट था वो सारा खत्म हो जाएगा और आपकी बैटरी जितनी एक्चुअल में चार्ज थी उतनी ही आपको दिखाएगी। तो आपका इशू इसी वजह से आ सकता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या तो आप अपनी बैटरी चेंज करवा दो या फिर आप जो 100% चार्ज होता है उसके बाद भी चार्ज लगे रहने दो कम से कम 1 घंटे तक, उसके बाद निकाल लेना, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अगला सवाल अंश की तरफ से आ रहा है कि भाई जब हम अपने मोबाइल डिवाइस पर फ्लाइट मोड ऑन करते हैं तो मोबाइल डेटा ऑफ हो जाता है लेकिन हम वाईफाई यूज कर सकते हैं, ऐसा क्यों? तो देखो मोबाइल डेटा क्या करता है, मतलब फ्लाइट मोड क्यों बनाया गया, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। आप जो फ्लाइट में जाते हो वहां पर आप फ्लाइट मोड का इस्तेमाल करते हो क्योंकि आपका फोन जो है वो भी नीचे जितने टावर्स मौजूद है उनसे कम्युनिकेट कर रहा है, प्लस आपका जो प्लेन है उसके अंदर जितने भी कम्युनिकेशन के डिवाइसेज हैं वो सारे भी नीचे जो टावर मौजूद है उनसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन जो आपका वाईफाई है वो किसी टावर से कम्युनिकेट नहीं करता, आपका वाईफाई वहां पर जो लोकल नेटवर्क एरिया है उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। अगर आपके प्लेन के अंदर कोई नेटवर्क है तो आपका वाईफाई उससे कम्युनिकेट करेगा, ना कि जो नीचे टावर मौजूद है। आपका जो मोबाइल डेटा है वो नीचे जो टावर मौजूद है उससे कम्युनिकेट करेगा। इसी वजह से फ्लाइट मोड में ये सीन बनाया गया कि मोबाइल डेटा को आप ऑफ कर दो लेकिन वाईफाई को रहने दो, क्योंकि वो तो केवल आसपास के नेटवर्क से ही कम्युनिकेट करेगा। और अगर प्लेन में आपके वाईफाई है तो आप प्लेन के अंदर भी वाईफाई का मजा ले सकते हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। यहाँ पर अगला सवाल अंकुश नागल की तरफ से आ रहा है, भाई व्हाइट बोर्ड एनिमेशन को सबसे अच्छा कौन सा ऐप बनाता है? तो यार मेरे हिसाब से वो क्या नाम है उसका, वीडियो स्क्राइब एक है, काफी अच्छा ऐप है, आसान, फास्ट, लेकिन ऑप्टिमाइज नहीं है बहुत ज्यादा। मैंने यूज करा है इसीलिए मैंने यूज करना बंद कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा ही लग जाता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो फिलहाल तो वही है। यहाँ पर अगला सवाल मोनिका अग्रवाल की तरफ से आ रहा है, यार आईपीएल में इतनी फास्ट लाइव एडिटिंग कैसे होती है? तो देखो वहां पर मतलब आईपीएल में क्या होता है, एक चीज रिकॉर्ड हो रही है और उसी चीज को यहाँ पर लाकर स्ट्रीम किया जाता है। जैसे आपके गेम्स खेलते हैं लोग तो अपना कंप्यूटर को लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं, उसके ऊपर अलग अलग ओवरलेस चढ़ा देते हैं। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जो आपके कैप्चर हो रही है, यहाँ से जो लाइव चल रहा है वो चीज यहाँ पर जब आती है एडिटर्स के पास तो वो लोग अपना जो बेसिक एनिमेशन है वो सब डाल के उसको डायरेक्ट स्ट्रीम करते रहते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है एनिमेशन के लिए। एक तो पहले से वो लोग प्रीसेट भी बना कर रखते हैं, उनको पता होता है कि उन्हें क्या चीज कैसे दिखानी है। दूसरा बाकी जो नंबर्स वगैरह है वो तो उनको बस सीधा टेक्स्ट, एक नंबर हटाया दूसरा लगा दिया, उसको हटाया तीसरा लगा दिया, तो ऐसे ही करके बहुत आसान चीज है, इतनी ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है। मतलब सिंपल जैसा आपका यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम होता है ना, वैसे ही आईपीएल की भी लाइव स्ट्रीम होती है, बस वो बड़े चैनल पर होती है, उसकी ब्रॉडकास्टिंग बड़े लेवल पर होती है। यहाँ पर केवल यूट्यूब के सर्वर से होती है। यहाँ पर अगला सवाल निशांत कुमार की तरफ से आ रहा है, भाई यूट्यूब वीडियो को डाउनलोड करने में इंटरनेट स्पीड काफी फास्ट होती है जबकि प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पे उतनी फास्ट नहीं होती। योर चैनल इज ऑसम, थैंक यू भाई। लेकिन ऐसा तो मेरे हिसाब से नहीं है, मतलब जितना मैंने देखा है सेम ही होता है। और देखो इंस्टॉल मतलब डाउनलोड होने में आपको उतना टाइम नहीं लगता, वो चीज टाइम लगती है इंस्टॉल होने में। जैसे 100% डाउनलोड होने के बाद वो चीज इंस्टॉल भी तो होती है, तो इंस्टॉल होने में आपका टाइम लगता होगा वैसे, क्योंकि है तो दोनों गूगल के सर्वर पर ही। या हो भी सकता है कि जो बैंडविड्थ का अंतर हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा होना नहीं चाहिए। वो नेटवर्क टू नेटवर्क डिपेंड करता है, या फिर जो आपका गेम है वो गेम कैसा है। देखो यूट्यूब क्या करता है, जितनी भी वीडियोस है ना उन सबकी वीडियोस को अलग अलग बैंडविड्थ पर चलाता है। मान लो एक चैनल है जो कि अभी अभी चालू हुआ है, उसके बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, तो आप देखोगे कि उसकी वीडियो बहुत ज्यादा बफर करेगी इन कंपैरिजन टू टेक्निकल गुरुजी या फिर MKBHD। ये बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो यूट्यूब ने इनकी बैंडविड्थ, इनको जो बैंडविड्थ दे रखी है बहुत ज्यादा दे रखी है। इनकी वीडियो अगर आपके पास स्लो इंटरनेट स्पीड है ना तो भी इनकी वीडियोस काफी तेज चलेंगी। वहीं पर अगर कोई नया चैनल है उतनी ही स्पीड में उसकी वीडियोस काफी ज्यादा बफर करेंगी। तो ये यूट्यूब का बैंडविड्थ होता है। सेम इसी तरह गेम या एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है।
यूट्यूब गूगल प्ले क्या करता होगा, बैंडविड्थ सजेस्ट कर देता होगा कि ये गेम बहुत ज्यादा डाउनलोड होता है, इसको ज्यादा बैंडविड्थ दे दो, ये गेम कम डाउनलोड होता है, इसको थोड़ी सी कम दे दो, ताकि उनके सर्वर पर लोड भी कम पड़े, सबका काम भी होता रहे। यहाँ पर अगला सवाल आ रहा है सुपर गेमर्स की तरफ से, भाई गेम एडिक्शन कैसे छोड़ें? तो यार देखो, गेम एडिक्शन को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस काम को छोड़ के कोई दूसरा काम करना शुरू कर दो जो कि आपको पसंद हो, कोई सा भी। सेम मेरे साथ हुआ था, मैं पबजी बहुत ज़्यादा खेलने लगा था, लेकिन जब छोड़ा मैंने तो यही मैंने करा कि छोड़ के एक नया काम ले लिया। टेक जंकी उसी की बदौलत है, वो चीज़ छोड़ के मैंने टेक जंकी चालू करा। अब इस पे रेगुलर टाइम देने लगा तो उसके लिए टाइम ही नहीं बचता मेरे पास। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रहे, जो दूसरा काम आप चूज कर रहे हो ना, उसमें उतना ही आपको मजा आना चाहिए जितना आपको गेम खेलने में आता है, तभी आप उस काम को स्विच कर पाओगे। तो बस ऐसे ही करो और आपकी आदत छूट जाएगी। यहाँ पर अगला सवाल सुखी की तरफ से आ रहा है, भाई VFX, GFX और SFX क्या होता है? यार VFX सुना है, SFX सुना है, GFX तो नहीं होता, CGI होता है। तो देखो, VFX क्या होता है? विजुअल इफेक्ट्स। जैसे आप रियल लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, वहां पर अगर मैंने कुछ डाल दिया, जैसे मैंने एक सूरज लिया, उसको यहाँ पर अपने हाथ पे ट्रैक करा दिया, तो ये है आपका VFX। CGI क्या होता है? CGI होता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी। मतलब जैसे आपने अवतार मूवी देखी है, तो उसमें जो पूरा का पूरा सीन है, पूरा प्लेनेट है, वो खुद जनरेट करा गया है, वो असली चीज नहीं है, उसको कंप्यूटर के थ्रू जनरेट किया गया है। तो ये चीज होती है आपकी CGI। और अगर हम SFX की बात करें तो SFX आपका स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ब्लास्ट हो जाए, कोई एक्सप्लोजन हो जाए, तो उसके लिए प्रोडक्शन अलग से की जाती है, वो एक स्पेशल इफेक्ट है। मूवी में जो शूटिंग करी जाती है वो नॉर्मल शूटिंग होती है, और जो बॉम्ब ब्लास्टिंग या गोली चलने की इफेक्ट वगैरह है, ये सब कुछ जो है, ये चीज़ आती है आपकी स्पेशल इफेक्ट्स में। और इसका चौथा एक और वो आता है, वो है साउंड डिज़ाइन। साउंड डिज़ाइन में वही, अगर आपकी गोली चली तो गोली चलने का और साउंड जो आता है वो चीज़ आपस में मैच करना, आपका एटमॉस्फेयर बनाना, बैकग्राउंड म्यूजिक डालना, ये सारी चीज़ें साउंड डिज़ाइन में आती हैं। यहाँ पर अगला सवाल शिवाशीष गोस्वामी की तरफ से आ रहा है, भाई ग्राफिक्स एक्चुअली में क्या होता है? तो एक्चुअली में आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये चीज़ है ग्राफिक्स। हर एक पिक्सल को क्या करना है, कैसे करना है, उसका कलर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ग्राफिक्स आपको बताता है। अगर मैंने यहाँ पर हाथ अपना दिखाया है तो मेरे हाथ का शेप ऐसा है, तो ये चीज़ ऐसा बनेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? आपका GPU डिसाइड कर रहा है। आप गेम खेलते हो तो एक सर्कल, मतलब गेम में एक चेहरा है, चेहरा सर्कल से बना हुआ है, मतलब हेयर बने हुए, लाइंस बनी हुई है, ये सारी चीजें आपका ग्राफिक कार्ड या आपके ग्राफिक्स प्रोसेसर आपका डिसाइड करता है। मतलब डिस्प्ले पर जो भी दिख रहा है वो आपका GPU ही डिसाइड करता है कि क्या दिखना चाहिए डिस्प्ले पे। यहाँ पर अगला सवाल आयुष कुमार की तरफ से आ रहा है, दो सवाल है एक्चुअली इनके। पहला है, भाई आपका फोन कौन सी कंपनी का है? तो मेरे पास भाई आईफोन है, iPhone XS Max। और यहाँ पर दूसरा सवाल है, विच स्मार्टफोन डू यू प्रीफर अबव 80,000, एप्पल और सैमसंग? तो भाई ऑब्वियसली अगर आप मुझे जानते हो तो मैं एप्पल का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं तो एप्पल ही चूज करूंगा। लेकिन मेरा ड्रीम फोन होगा कि सैमसंग का हार्डवेयर हो, एप्पल का सॉफ्टवेयर हो। अगर ये दोनों आपस में मिल गए ना, मतलब जैसे Note 20 Ultra है, उसका डिजाइन कमाल का डिजाइन है, मतलब काफ़ी अच्छा फ़ोन है वो। तो अगर वो फ़ोन के अंदर मुझे iOS मिल जाए ना, तो मैं तो Samsung S20 Ultra लूँगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, इसीलिए आईफोन। यहाँ पर अगला सवाल हमारा ऋषिकेश बरी की तरफ से आ रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? तो भाई क्लाउड कंप्यूटिंग देखो सिंपल सा है, जैसे क्लाउड गेमिंग होती है, मतलब आपके पास एक सिस्टम है, उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो एक हैवी गेम को चला सके। तो आप क्या करते हो, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है बहुत अच्छा, मतलब 200 MBPS का, 200 MBPS डाउनलोड, 200 MBPS अपलोड। तो यहाँ पर क्लाउड गेमिंग में क्या होगा, एक बंदे ने एक हैवी कंप्यूटर बना रखा है जिसके अंदर वो गेम आसानी से चल सकता है। तो अब वो आपको एक्सेस दे देगा कि भैया तुम एक काम करो, तुम मेरा हार्डवेयर यूज करो, तुम्हारे पास डाउनलोड स्पीड तो है ही, मेरा हार्डवेयर यूज करो, मेरे कंप्यूटर में गेम खेलो, और तुमको लगेगा ऐसा कि तुम अपने कंप्यूटर में ही गेम खेल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास इंटरनेट जो है बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड का है। हाई स्पीड के साथ साथ आपकी जो लेटेंसी है बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए इंटरनेट की, जो आप MS देखते हो ना, वो बहुत ही ज्यादा कम होना चाहिए। तो जब ये दोनों चीज आपस में मिलती है तो इसको हम क्लाउड गेमिंग कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग भी होती है। एक कंप्यूटर, कोई पावरफुल कंप्यूटर रखा हुआ है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग टाइम पे अगर उसी कंप्यूटर में कुछ भी काम है तो इस टाइम पर ये बंदा लॉगिन करेगा, दूसरे टाइम पर ये लॉगिन करेगा, तीसरे पे ये लॉगिन करेगा। सेम कंप्यूटर के अंदर ये सारे लोग अपना अपना काम कर पाएंगे। इसी चीज को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। और ये जो कंपनी है जिसने एक पावरफुल कंप्यूटर को रखा हुआ है, वो इन सारे यूजर से थोड़ा थोड़ा पैसा ले लेती है कि भैया तुम किराया दे दो हमें, हमारा सिस्टम यूज कर रहे हो ना, तो उसका कुछ पैसा दे दो, हमने यहाँ पर सिस्टम लगा कर रखा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास या तो तुम अपना सिस्टम बना लो, नहीं बना पा रहे तो भैया
या किराया देते रहो और हमारा सिस्टम यूज करो, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। यहाँ पर अगला सवाल हमारा सुमित तालपे की तरफ से आ रहा है, भाई गेम्स पैसा कैसे कमाते हैं विदाउट एड एंड नो ऐप इन परचेज। तो देखो भाई, जिस भी गेम में अगर एड नहीं आ रहे या फिर कोई भी उसके अंदर स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं है या फिर उसके अंदर कोई भी इन ऐप परचेज वाली चीज नहीं है, तो वो गेम पैसा नहीं कमा रही, बिल्कुल 0 पैसा कमा रही है वो गेम। और अब आप सोचोगे कि उसको भाई वो चल कैसे रही है फिर, तो ऐसी कंपनी स्टार्टिंग फेज में इन्वेस्टमेंट मोड पे चलती है, मतलब पीछे से कोई फॉरेन कंपनी या कोई बाहर की कंपनी उनके अंदर पैसा लगाती है कि तुम एक काम करो, पहले मार्केट शेयर एक्वायर करो। देखो, अगर आपके पास लोग आ गए, फ्री में आपने बहुत सारी चीजें दे दी, अब आपके पास बहुत सारे लोग आ गए, मान लो 10 लाख लोग आ गए, अब आप उन 10 लाख लोगों के साथ कुछ ऐसा बिजनेस कर सकते हो जिसमें अगर 1 लाख लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो आपको बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना कोई कुछ भी करे, आपको 1 लाख लोग मिल गए ना, तो बस वो भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में ये चीज पॉसिबल है। अगर 10 लाख लोग हैं आपके पास, तो आप उनमें से करीब 4 से 5 लाख लोग इकट्ठा कर सकते हो अपने नए बिजनेस के लिए। तो एक मार्केट एक्वायर करना भी एक स्ट्रेटेजी होती है कंपनीज की, इसीलिए वो लोग फ्री में या फिर बिना ऐड के भी चीजों को चलाते रहते हैं। यहाँ पर अगला सवाल हमारा ऋषि कुमार की तरफ से आ रहा है, भाई यू शुड यूज ग्रीन स्क्रीन फॉर योर बैकग्राउंड, लव योर वीडियोस। थैंक यू भाई, लेकिन यार ग्रीन स्क्रीन है मेरे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास ग्रीन स्क्रीन है, लेकिन यार ग्रीन स्क्रीन में वो मजा नहीं आता। ये देखो, देख रहे हो, ये ग्रीन स्क्रीन है मेरे पास, लेकिन मजा नहीं आता इसमें, इसी वजह से मैं नहीं बनाता। मैं कहा असली बैकग्राउंड का अलग ही मजा होता है। और फिलहाल जो है हमारा रूम जो है वो भी काफी छोटा है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलता रहेगा वैसे वैसे रूम हम बढ़ा लेते रहेंगे, वैसे वैसे क्वालिटी हमारी इंप्रूव होती जाएगी, बैकग्राउंड हमारा इंप्रूव होता जाएगा। तो बस अपना सपोर्ट बनाए रखना, और बस अभी जो फेस्टिव सीजन आ रहा है उसमें नीचे दी हुई लिंक से जाके शॉपिंग करना जरूर, कुछ भी शॉपिंग करना हो। यहाँ पर अगला सवाल हमारा रिपु दमन सिंह की तरफ से आ रहा है, सर लिनक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट में से कौन सा बेस्ट है। तो भाई देखो, ये चीज डिपेंड करती है कि आप काम क्या करते हो। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या फिर आपका काम कोडिंग वगैरह का है, तो आपको लिनक्स की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल कंज्यूमर हो हमारे जैसे, या फिर जो नॉर्मल बंदे होते हैं, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ जाना चाहिए, सिंपल है। यहाँ पर अगला सवाल आ रहा है घातक किलर की तरफ से कि स्नैपड्रैगन 730G या फिर स्नैपड्रैगन 855 प्लस विच इज बेस्ट फॉर गेमिंग एंड बेस्ट कूलिंग सिस्टम। तो यार देखो, जितना भी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर आपका होगा वो उतना ही ज्यादा हीट भी जनरेट करेगा, तो इसीलिए 730G के मुकाबले 855 प्लस को आपको ज्यादा कूलिंग देनी पड़ेगी, लेकिन फिर आपको वो परफॉर्मेंस भी ज्यादा देगा। तो ऑब्वियस सी बात है 855 प्लस आपका ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आप 855 प्लस को कूल नहीं करते, मतलब उसको जैसा है वैसे ही रहने देते हो, 730G को बहुत अच्छी कूलिंग देते हो, एक लिक्विड कूलिंग, कॉपर के मतलब अच्छा कॉपर यूज करके उसके अंदर जो लिक्विड है, जो कूलेंट है, वो भी काफी अच्छी क्वालिटी का है, काफी अच्छे से उसको डिस्प्लेस कर रहा है पूरी हीट को। तो 730G आपका 855 प्लस से भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो कूलिंग का परफॉर्मेंस पर बहुत ही ज्यादा असर होता है। आपने नोटिस किया होगा, गर्मियों में अगर आप पबजी खेलते थे और सर्दियों में जब आप पबजी खेलते थे, तो सर्दियों में फ्रेम ड्रॉप्स काफी कम होते थे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर काफी कम होता है, तो सीपीयू भी आपका उतना ज्यादा हीट नहीं होता जितना गर्मियों में होता है। तो इसी वजह से आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी देखने को मिलती थी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल यही है इसका। यहाँ पर अगला सवाल यूनिवर्सल स्टार की तरफ से आ रहा है, क्लियर कैश क्या होता है फोन के अंदर। तो देखो, मैं कोई भी वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, कोई भी ऐप यूज कर रहा हूँ, तो वो ऐप एक बार जब पहली बार खुला तो उसको टाइम लगा खुलने में, जब वो खुल गया तो उसने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हर बार उसको खुलने में यूज होनी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक रूम है, उसके अंदर एक दरवाजा लगा हुआ है, मैं जब भी उस दरवाजे के अंदर जाता हूँ मुझे बार बार कुंडी खोलनी पड़ती है। मैं पहली बार गया तो मुझे पूरी कुंडी खोलनी पड़ी, पहले ताला खोला, उसके बाद कुंडी खोली, अंदर चला गया, वापस आया बाहर, दोबारा जाना था, दोबारा मैंने ताला खोला, दोबारा कुंडी खोली, फिर अंदर चला गया। ऐसे ही करते करते 2-3 बार जब मैं उस दरवाजे को खोल दूंगा तो दरवाजे को पता चल जाएगा कि भाई जब भी ये अंदर आना होगा इसको, तो पहले ये ताला खोलता है, फिर कुंडी खोलता है, फिर अंदर आता है। तो ये कमरा क्या करेगा, धीरे धीरे इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, और जब भी आप आने की कोशिश करोगे ना अगली बार अंदर, तो वो ताले को पहले से ही खोल के रखेगा और आपको बस कुंडी खोलनी पड़ेगी। तो आपके फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो भी कुछ ऐसे ही काम करता है। वो भी जब अगली बार आप फोन को खोलना चाहोगे, उस ऐप को खोलना चाहोगे, तो आपका ऐप पहले से ही कुछ इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके रख लेगा, क्योंकि उसको पता है कि जब भी मैं खुलता हूँ तो मुझे ये सारी चीजें तो करनी ही करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए वो पहले से उन इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख लेगा, और वो स्टोरेज आपकी मेमोरी में स्टोर होती है। तो इसीलिए आपको उसका साइज देखने को मिलता है, मतलब 10 MB, 20 MB, 50 MB, जो भी उसका साइज है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस
ऐप के अंदर नई नई चीजें करते जाओगे, उसका जो कैश मेमोरी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और जब आप उसको क्लियर करोगे तो वो आसानी से क्लियर हो जाती है। तो क्लियर होने का मतलब यही है कि वो ऐप में जितने भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी बार बार खुलने के बाद जो उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी और जो भी फास्ट प्रोसेसिंग हो रही थी, वो सारी की सारी अब बंद हो जाएगी। अब जब भी आप उस ऐप को दोबारा खोलोगे तो वो दोबारा ही उतना ही टाइम लेगा जितना वो उसने पहली बार में लिया था, और जैसे जैसे आप उसमें और चीजें करते जाओगे वो दोबारा से उसी तरह उतना ही टाइम लेता जाएगा जितना सबसे फर्स्ट टाइम पे लिया था उसने। और धीरे धीरे जब आप उसको दोबारा यूज करने लगोगे तो दोबारा धीरे धीरे फास्ट होता जाएगा ऐप, उसका खुलना या दूसरा प्रोसेस करना जो आपने पहले भी कर रखा है वो सब फास्ट होते जाएंगे। लेकिन वहीं पर फिर आपकी कैश मेमोरी भी फिर उसी तरह बढ़ती जाएगी। तो कैश मेमोरी को क्लियर करना यही होता है। यहाँ पर अगला सवाल नीरज मिश्रा की तरफ से आ रहा है, सर फोटोन में मास तो नहीं होता लेकिन उसमें मोमेंटम होता है, ऐसा क्यों? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो जब मास नहीं है तो मोमेंटम कहाँ से आया? तो देखो मिश्रा भाई, फोटोन में जो मास होता है वो उसका रेस्ट मास 0 होता है। जब वो मूव कर रहा होता है तो उसका मास 0 नहीं होता। अगर मैं एक खड़ा हूँ एक जगह तो मेरा मास कुछ और है, लेकिन अगर मैं मूव कर रहा हूँ ना तो मेरा मास चेंज हो जाता है। इसीलिए मास दो तरह से कैलकुलेट करा जाता है, रेस्ट मास और मूविंग मास। तो फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, मूविंग मास उसका होता है, और इसी वजह से उसके मोमेंटम भी होता है, और इसी वजह से उसके पास मोमेंटम भी होता है। यहाँ पर अगला सवाल की बात करें तो वो आ रहा है चैतन्या की तरफ से, क्या होगा अगर वाईफाई कॉलिंग सब लोग यूज करने लगे तो सिम कंपनीज बंद हो जाएंगी क्या? तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। वाईफाई कॉलिंग में क्या होता है, आपका जो नेटवर्क है वो सिर्फ वाईफाई के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है। कॉलिंग आप अभी भी अपने मोबाइल ऑपरेटर के थ्रू ही कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑफिस जो है एक बेसमेंट के अंदर है, उसमें आपने जियो का वाईफाई लगवा रखा है, लेकिन आपके पास सिम जो है वो एयरटेल की है। लेकिन अब क्योंकि आप बेसमेंट के अंदर हो तो एयरटेल की जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, आपको जो आवाज है वो कट रही है, मतलब अच्छे से कॉलिंग नहीं हो पा रही। तो आप क्या करोगे, वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि वहीं पर आपने वाईफाई लगवा रखा है, उसका नेटवर्क स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में आप कॉलिंग तो जियो का नेटवर्क यूज करके कर रहे हो, लेकिन जो आपके पैसे कटेंगे वो आपके एयरटेल वाले अकाउंट से ही कटेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जियो का वाईफाई यूज कर रहे हो तो आप जियो को पैसा दो और वहीं से आप मतलब कॉलिंग कर पाओगे, नहीं। आपका पैसा जो है वो अभी भी एयरटेल से ही कट रहा होगा, बस आप नेटवर्क जियो का यूज कर रहे हो। तो वाईफाई कॉलिंग इसी चीज को ध्यान में रख के करी गई थी कि जहां पर भी नेटवर्क वगैरह कम होगा, क्योंकि देखो ब्रॉडबैंड वगैरह हर जगह फैल रहा है, आपका जो नेटवर्क सिस्टम रहता है, जो राउटर रहता है घर के पास ही रहता है, तो नेटवर्क आने के चांसेस बहुत ज्यादा है वहाँ पर। तो जिनके पास ऑप्शन है वो लोग बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जिन लोगों के यहाँ नेटवर्क नहीं आता उन लोगों के लिए वाईफाई कॉलिंग काफी ज्यादा एक अच्छी चीज है। यहाँ पर अगला सवाल उवेश करनी की तरफ से आ रहा है, भाई जो ये वेबसाइट होती है जो सस्ते में सामान देती है, तो यूट्यूब इनको प्रमोट क्यों करता है इन फ्रॉड वेबसाइट को? तो देखो यूट्यूब का क्या सीन है, यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है। मैं चाहूँ मैं एक फ्रॉड वेबसाइट बनाऊं, मैं उसको यूट्यूब पर प्रमोट कर सकता हूँ, और यूट्यूब आपको वो चीज दिखाता रहेगा जब तक बहुत सारे लोग उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। जब एक बार रिपोर्ट हो जाएगी बहुत सारे लोगों की, तब यूट्यूब की टीम उसको देखेगी और उसको लगेगा कि हाँ भैया ये फ्रॉड है, तो वो एड वहां से हट जाएगा। टीवी के केस में क्या होता है, टीवी के केस में ये चीज पहले ही हो जाती है। अगर कोई एड डालना चाहता है तो जो भी शो या जो भी चीज वो एड दिखा रही है वो पहले ही देख लेती है कि ये चीज फ्रॉड है या जेन्युइन है, इसीलिए टीवी में आपको ये चीज देखने को नहीं मिलती। लेकिन यूट्यूब सबके लिए है, तो इसीलिए जब तक उसमें कोई रिपोर्ट नहीं होती तब तक यूट्यूब उसको देखेगा नहीं और वो एड चलती रहेगी, सबको दिखती रहेगी। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया या फिर आपको आज की वीडियो में कुछ भी जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।